इस मोबिलिटी के सिस्टम को, जो हमारे ईवी सिस्टम है, इसको भी उसी रूप में लेके आना है, इस तरह स्पीड अप करना है जैसे कि आज के डेट में एयरपोर्ट एंड मेट्रो को हमने एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। इंडिया की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फ्यूचर के लिए सबसे क्रिटिकल चेंजेस क्या है? वर्ल्ड की सबसे पुरानी कंपनी है जिसको हम लूसी इलेक्ट्रिक कहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के साथ में हमने इस कॉम्पैक्ट सर्विस स्टेशन को आर्टिस्ट कराया हुआ है। NACV के कॉन्टेक्स्ट में मेगावाट चार्जिंग इतनी इनएविटेबल क्यों है? जो हमारे चार्जिंग स्टेशन हैं उनको हमें मेगावाट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोवाट वालों से काम चलने वाला नहीं। चार्जिंग टाइम को हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं इनको प्रॉफिट नहीं होगा। जो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं ये 0.4 से लेकर के 0.6% वाली जो है ये पावर कंज्यूम करते हैं। ये कॉम्पैक्ट सबस्टेशन का केमिकल और कार्बन फुटप्रिंट क्या है? ये कम्युनिटी के लिए कितना सेफ है? नमस्कार, मैं आपकी होस्ट प्राची प्रिया और आज की बातचीत के लिए हमारे समक्ष उपस्थित है एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने बड़े से ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन करके उसे एक नया रूप दिया, उसे छोटा बनाया लेकिन इफेक्टिव भी। मैं बात कर रही हूँ एक और ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर्स के चेयरमैन प्रदीप वर्मा की। नमस्कार सर। थैंक यू प्राची। प्रदीप जी, आपसे मेरा ये पहला सवाल है कि नेशनल लेवल पर इंडिया के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फ्यूचर के लिए सबसे क्रिटिकल चेंजेस क्या हैं, स्पेशली मेगावाट चार्जिंग के लिए? इंडिया लेवल पे वैसे तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में बहुत ग्रोइंग स्टेज पे है, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो स्पीड अप करना है और इसको इस तरह स्पीड अप करना है जैसे कि आज की डेट में एयरपोर्ट एंड मेट्रो को हमने एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, वैसे हमें इस मोबिलिटी के सिस्टम को, जो हमारे ईवी सिस्टम है, इसको भी उसी रूप में लेके आना है। इसके लिए हमें जो हमारा पावर सिस्टम है, जिसको अब हम कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम हो गया, ग्रिड सिस्टम हो गया हमारा, एंड जो फ्यूचर फ्यूल्स हैं लाइक हाइड्रोजन सिस्टम, जो भी हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके अगर हम इस इंफ्रा को इतना इफेक्टिव बनाएं कि जो भी हमारे चार्जिंग स्टेशंस हैं वहाँ इसकी अवेलेबिलिटी हो और उस अवेलेबिलिटी को सिंक्रोनाइज करके, इस पूरे सिस्टम को सिंक्रोनाइज करके और इस पावर को हमें आउटपुट के रूप में यूज़ करने का मौका मिले, तो ये इसको बहुत इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे पॉलिसीज़ हैं, उनको भी हमें बहुत इनलाइन करना पड़ेगा। फास्ट अप्रूवल के लिए एक कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोसीड करें उसमें टाइम टेकिंग जो है वो प्रोसेस ना हो। आज की डेट में मेगावाट चार्जिंग इसलिए आज की डेट में ज़रूरी है क्योंकि जितने भी हाई कैपेसिटी के व्हीकल्स हैं लाइक बसेस एंड जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, फ्लीट है, तो इनका क्या होता है कि इनकी कैपेसिटी जो होती है अबाउट 120 किलोवाट से लेकर के एंड 240 किलोवाट के बीच की रेंज की कैपेसिटी चाहिए होती है, जो कि ये तभी पॉसिबल है जब हम मान लीजिए किसी भी स्टेशन को 4 to 8 सिस्टम हम वहाँ इंस्टॉलेशन करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल गो अप टू 1 मेगावाट मिनिमम। सो 1 मेगावाट मीन्स मेगावाट सिस्टम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। तो जब भी हम ऐसी बात करेंगे तो ये जो स्मॉल जो आपके चार्जिंग स्टेशन है ये वर्क नहीं करेंगे, इससे हमारा जो डाउन टाइम है बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें मेगा चार्जिंग की ही जरूरत है आज की डेट में। प्रदीप जी, NACV के कॉन्टेक्स्ट में मेगावाट चार्जिंग इतनी इनएविटेबल क्यों है? यस, जैसा मैं पहले भी बताया कि जितने भी आज की डेट में ईवी सिस्टम के बारे में जो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स ओनली इसके बारे में बात करते थे। आज की डेट में हमने कॉमर्शियल व्हीकल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू किया है, बिकॉज सबसे ज्यादा पोल्यूशन इन्हीं से होता है। तो जब भी हम बात करेंगे कॉमर्शियल व्हीकल्स की, जिसमें बसेस हैं और जितने भी हाई कैपेसिटी व्हीकल्स हैं, उसमें आपके लोडिंग फ्लीट्स हैं, तो इनका क्या होता है, इनकी इफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए हमें जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी और मोस्ट इफिशिएंट इनको बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे चार्जिंग स्टेशन हैं उनको हमें मेगावाट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोवाट वालों से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा आएंगे चार्जिंग के लिए। तो इनका जो डाउन टाइम होता है, डाउन टाइम मीन्स इसका चार्जिंग टाइम जो होता है, अगर वो चार्जिंग टाइम को हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं इनको प्रॉफिट नहीं होगा, इनका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा उसको चार्जिंग। तो इनके जैसे आपका 2 राउंड लगना है तो ये 1.5 राउंड ही लगेंगे, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो मेगावाट चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो इसलिए लाया गया कि हम चार्जिंग टाइम को कम कर सकें, नंबर ऑफ ट्रक्स या व्हील्स हैं या बसेस हैं उनको मैक्सिमम उसका आउटपुट हम ले सकें वहां से चार्जिंग के लिए। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कॉम्पैक्ट सबस्टेशन का केमिकल और कार्बन फुटप्रिंट क्या है? ये कम्युनिटी के लिए कितना सेफ है? अभी कुछ सालों तक जो हमारे कॉम्पैक्ट सब स्टेशन आते थे तो जैसे एक इनक्लोजर उसमें लगा के लोग उसको कॉम्पैक्ट सब स्टेशन बोलते थे, बट जो एकॉर्ड मार्केट में लेकर आया कॉम्पैक्ट सब स्टेशन, वो हर चीज को ध्यान रख के लाया कि उसमें कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो, सेफ्टी कंसर्न भी ज्यादा रखा गया है, उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो। तो जितने भी इसमें इक्विपमेंट हमने लगाए हैं
वो एक तो मोस्ट इफिशिएंट है। अप टू 5 स्टार रेटिंग ट्रांसफार्मर वी आर यूजिंग टू दिस, बिकॉज ट्रांसफार्मर के लॉसेज जो होते हैं ऑलमोस्ट 1% से लेकर के 3% जो है पावर कंज्यूम करता है इटसेल्फ। जो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं ये 0.4 से लेकर के 0.6% ओनली जो है ये पावर कंज्यूम करते हैं। दूसरा, इसमें जो हम लोग इंसुलेशन ऑयल यूज करते हैं दैट इज इको फ्रेंडली ऑयल होता है। इसको हम नेचुरल स्टार ऑयल भी बोलते हैं कि अगर ये मान लीजिए पृथ्वी पे गिरता है तो अर्थ कंटामिनेशन नहीं होता है उससे, तो ये इको फ्रेंडली है, तो कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है इसमें, बिल्कुल जीरो के बराबर है। थर्ड वन, जो इसमें इंसुलेशन यूज होता है वो भी हम पल्प यूज करते हैं दैट इज थर्मल अपग्रेडेड पेपर। सो इन सभी से मिलकर के जो कार्बन का पॉइंट है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। सेफ्टी की बात अगर करते हैं तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी कंपनी है जिसको हम लूसी इलेक्ट्रिक कहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के साथ में हमने इस कॉम्पैक्ट सर्विस स्टेशन को आर्क टेस्ट कराया हुआ है। आर्क टेस्ट का मतलब होता है कुछ भी इनसाइड हैपनिंग होता है तो उसकी बॉडी के ऊपर किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आए, बिकॉज ये हम पब्लिक प्लेस पे लगा रहे हैं, कहीं पे बच्चे हैं, कहीं पे पब्लिक कोई टच भी कर सकता है, तो ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन इफ समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड तो इसका जो इंपैक्ट है वो कभी भी बाहर इसके नहीं आएगा। थर्ड वन, जो इसमें हम इंसुलेशन ऑयल यूज करते हैं उसका जो फायर पॉइंट है, उसका जो फ्लैशिंग पॉइंट है वो जाकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जो कि यहां तक तो टेम्परेचर कभी ट्रांसफार्मर का जाता भी नहीं, क्योंकि 115-110 पे इसका हमने ट्रिपिंग सिस्टम इसमें डिजाइन किया हुआ है। तो ये पूरी तरह से सेफ है, इको फ्रेंडली है, तो कार्बन फुटप्रिंट के मामले में ये इससे अच्छा प्रोडक्ट अभी तक वर्ल्ड में है नहीं कोई। फ्यूचर में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन में कौन से ऐसे एडवांसेस हैं जो आपको एक्साइट करते हैं? See, of course, renewable segment is and right now is a very number one, you know, सबकी सोच में आता है कि क्यों ना हम पावर को सेव करने के लिए और पावर को यूज करने के लिए हम एक ऐसा सोर्स यूज करें जहाँ पे हमारी कॉस्ट कम हो, जिसमें हमारे कार्बन जनरेशन कम हो। पहले हम नॉर्मली 80% हमारा थर्मल पे ही डिपेंडेंसी थी, आज उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट भी उससे काफ़ी काम कर रही है। तो नॉर्मली जो रिन्यूएबल सेगमेंट है वो हर जगह नेटवर्क के साथ आज की डेट में सिंक्रोनाइज है ऑलरेडी। तो जो भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हम जो ये चार्ज स्टेशन हम इसको जो डिजाइन कर रहे हैं उसमें इसको प्रायोरिटी दी गई है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को मैक्सिमम यूज करेंगे, और ये हमारा सबसे एक्साइटमेंट वाला चैप्टर है और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो मोस्ट इंटेलिजेंट सिस्टम के साथ अपग्रेडेड है कि जो मैक्सिमम पावर है वो रिन्यूएबल सेगमेंट से लेकर के और आगे इसको आउटपुट के रूप में दिया जा सके। इसका ऑप्शन दूसरा ये भी रहता है और इसकी इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में फ्लक्चुएशन भी कम रहता है इंस्टेड ऑफ अगर हम कंपेयर टू ग्रिड पावर की बात करें, क्योंकि ग्रिड पावर बहुत ज़्यादा अर्बन एंड रूरल बोथ कॉम्बिनेशन में होता है। सेकेंड थिंग, जो NHEV जो संस्था है उसने क्या किया है, उसने अपने टारगेट रखा कि इसका जो मैक्सिमम अप टाइम हमें रखना है चार्जिंग का, जो कि NHEV ही कर सकता है, और उसने ये सोचा है, बाकी लोगों ने सोचा भी नहीं अभी तक। बहुत सारे चार्जेस ऐसे हैं, किसी का सॉफ्टवेयर फेलियरिटी हो गया, कहीं पावर ही नहीं है, कहीं पे उसका प्लग खराब है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, मेंटेनेंस सिस्टम उनके पास नहीं है बिकॉज दे आर नॉट सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड। तो NHEV ने क्या किया है कि जितने भी एलिमेंट वहां पे लग रहे हैं उन सभी वेंडर को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हो, उनका एक साथ प्रोटोटाइप सिस्टम को जनरेट कर रहे हो, और एक साथ ही प्रोटोटाइप को जब जनरेट करेंगे तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रोटोटाइप में सारी क्लियर हो जाती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सभी वेंडर को एक प्लेटफॉर्म लाने के बाद उनकी आपस में कई मीट कराई इन्होंने, फिर देखा कि एक का प्रॉब्लम जो है दूसरे को कैसे उसको सोल्यूशन के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देखता हूं, तो कोई चार्जर का देखता है, कोई उसका इंफ्रा का देखता है, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के बाद क्या किया गया कि जब हम एक प्रोटोटाइप इसमें डेवलप करते हैं, उस प्रोटोटाइप में ये पता चल जाता है कि अगर ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में किस वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम क्या आती है सॉफ्टवेयर में, अगर आपका पावर में फ्लक्चुएशन है, पावर कट होता है, अनवांटेड कोई आपके वेरिएशंस होते हैं फ्रीक्वेंसी में या वोल्टेज में, या ड्रॉप होता है करंट में, तो इनको कैसे जो है रिमूव किया जाए। तो उसके पिक्चर में हम आते हैं। हमने बोला कि सर मेरा जो कॉम्पैक्ट सब स्टेशन है इसमें हमने इतना इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया हुआ है कि आपका अगर पावर फ्लक्चुएशन भी है तो इसके साथ हमने ऑन लोड टैप चेंजर स्विच लगाया हुआ है जो कि AVR के साथ कनेक्टेड है। अब वो क्या करेगा, वो सेंस करेगा कि हमें तो 415 वोल्ट देना है, तो ये 415 वोल्ट ही देगा, वेदर इट इज 11 kV आ रहा है, 11.5 kV आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे क्या होगा, जो भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा। बहुत सारी ICs होती हैं, सॉफ्टवेयर होता है, एरर उसमें आता ही पावर की वजह से। सेकंड, जितने भी ट्रांसफॉर्मर इसके अंदर यूज किए गए सर में हार्मोनिक्स फिल्टर लगाए गए, क्योंकि हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिस्टॉर्ट करने के लिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 100% जितने भी प्रोडक्ट हमने बनाए उसमें सब में हार्मोनिक्स फिल्टर लगाए,
तो थर्ड से लेकर के नाइन्थ तक के जितने भी हार्मोनिक्स होते हैं वो सबको फिल्टर करके ग्राउंड कर देता है। इसी तरह जो चार्जिंग स्टेशन हैं या आपके अलग एलिमेंट है, उनके सभी स्पेयर पार्ट्स के साथ में ही ये प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं और वो एक सिस्टम बनाया गया, एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया गया कि वो मेंटेन करना है वहां पे, जिससे कि इसका मैक्सिमम जो है अप टाइम रहे और मिनिमम हमारा डाउन टाइम रहे, जिससे कि और जो टारगेट है वो मिनिमम 22 आवर्स का अप टाइम हमें रखने की जो है सलाह दी गई है और उसके बेस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। ERCOT के कंपैक्ट सबस्टेशंस ईवी और हाई डिमांड एनवायरनमेंट्स में कैसे स्टैंड आउट करते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ट्रांसफार्मर इज द मेन पार्ट बिकॉज इट इज केप्ट इन द इनक्लोज कंटेनर, तो डेफिनेटली उसके अंदर अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि अंदर हीट जनरेट हो जाएगी उसके अंदर। उसके लिए जो इसका डिजाइन ऐसा किया गया है कि इसमें टॉप एंड बॉटम में 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर डिजाइन होता है और ये फिजिक्स भी कहती है कि टेम्परेचर में डिफरेंस होते ही वो फ्लो होने लगता है ऑटोमेटिक, सोर्स एंड सिंक की तरह काम करता है। तो बॉटम में जो होता है कूल्ड रहता है, टॉप पे हीट रहती है। तो नीचे जैसे कोल्ड होगा तो वो कोल्ड एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है और ऊपर की हीट जो होती है वो बाहर आने लगती है। तो इस तरह से इस इनक्लोजर को डिजाइन किया गया है। इस इनक्लोजर को फिर उसके बाद टाइप टेस्ट भी कराया गया, फिर टेम्परेचर राइज भी करके देखा गया कि कितने हाई टेम्परेचर तक ये जाता है। दूसरा, इसमें जो ऑयल यूज किया गया है उसका जो टेम्परेचर राइज है बाकी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर या कॉम्पैक्ट सबस्टेशन मैन्युफैक्चरर से अलग इसलिए है कि इसका जो टेम्परेचर राइज वो 10 डिग्री मोर पे डिजाइन है, मतलब 50 डिग्री एम्बिएंट एंड 55 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर राइज पे डिजाइन करते हैं लोग, बट इट इज डिजाइन एट 65 डिग्री टेम्परेचर। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि इसमें जो ऑयल है वो इटसेल्फ 65 डिग्री अलाउ करता है एज पर आईसी, जो ये ऑयल मैन्युफैक्चरर है। इसका ऑयल भी इंपोर्ट होता है। सेकंड, जो इसमें हमने इंसुलेशन यूज किया है वो इंसुलेशन है थर्मल अपग्रेडेड पेपर। ये नॉर्मल ए क्लास इंसुलेशन नहीं है, तो इसका नाम ही थर्मल अपग्रेडेड है। तो ये हाई टेम्परेचर के लिए ही बना हुआ है। मतलब इसमें मैं आपको इतने सारे ऑप्शन गिनाऊंगा कि क्यों हम बेटर है हमारा इस मतलब हाई टेम्परेचर में या हाई थर्मल ग्रेविटी में कैसे काम करेगा। जो लूसी इलेक्ट्रिक का इसमें स्विच गियर हमने यूज किया है वोल्टेज का, जब वर्ल्ड में पहली बार डिजाइन हुआ ये स्विच गियर, तो ये बेसिकली डिजाइन किया गया गल्फ के लिए। और अगर आप कहीं गल्फ में जाएंगे दुबई वगैरह में तो देखेंगे 90% मार्केट ओनली फॉर द लूसी इलेक्ट्रिक स्विच गियर। तो दैट पर्टिकुलर स्विच गियर वी आर यूजिंग। तो कभी भी हाई वोल्टेज स्विच गियर के अंदर फायर नहीं होगा क्योंकि वो डिजाइन है 220 डिग्री तक वर्किंग के लिए, और ट्रांसफार्मर हमारा फ्लैशिंग पॉइंट 350 डिग्री है। तो ये कंप्लीट सिस्टम ही डिजाइन है हाई थर्मल में काम करने के लिए। प्रदीप जी, लेकिन इस सिलसिले में मेरा एक अहम सवाल आपसे ये है कि आप बहुत तरीके की हाई टेक्नोलॉजीज लेकर के आते हैं अलग अलग जगहों से भारत में, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो जमीन तक पहुंचते पहुंचते, आम जनता तक पहुंचते पहुंचते जो है उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? दिस इज योर राइट क्वेश्चन। नॉर्मली टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्राइस बढ़ता है, ये दिस इज ट्रू, बट कंपैरेटिवली यहाँ पर प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा है बिकॉज जो हमारा इंटरनल सिस्टम भी है वो भी काफी हद तक हमने इसको ऑटोमेशन में कर दिया है। तो हमारी जो ओवरहेड्स हैं वो इसको मैनेज करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है हमारा। सेकेंड पॉइंट ये है कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए हम ये काम कर रहे हैं तो उस NHEV प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वहां पर जितने भी वेंडर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके डिस्कशन होता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट इसमें यूज करने हैं। फिर NHEV उनको अलाउ भी करता है कि आप इसमें इंटर कीजिए आके, और पहला इनका जो परचेज सिस्टम है वो ये कहता है कि L1 प्राइस उसको प्रिक्वायरमेंट नहीं करते वो लोग, वो करते हैं क्वालिटी पे। बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया का प्रोजेक्ट है। इट्स नॉट कि हाँ हम ये वन टाइम प्रोजेक्ट है और हमने इसको किसी को लेकर के और दे दिया, ऐसा नहीं है। दिस इज इंडिया का प्रोजेक्ट एंड ये आने वाले फ्यूचर में 50 साल के लिए प्लान किया जा रहा मिनिमम। तो वहां पे हम प्राइस को बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कितना कंपेटेबल सिस्टम है हमारा और ये ट्रबल फ्री काम करे और इसमें कंप्लेंट बिल्कुल ना आए। तो वो पहला, चूंकि ये NHEV ने कम से कम 5 साल इस पे दिया है स्टार्टिंग के, केवल इसी पे R&D किया है कि इसको हम लाएंगे तो हम कैसे लाएंगे। हम चूंकि हमारे जो NHEV के जो हेड एंड डायरेक्टर मिस्टर सिन्हा साहब, उन्होंने बहुत सारी कंट्री में इसको ट्रेवल किया है, बहुत सारे डेटा लेकर आए, फिर इस प्लेटफॉर्म को डिस्कस किया है। तो अगर कंपेरेटिवली प्राइस को भी आप देखेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। केवल ये बात है ना विल पावर की कि आप क्या करना चाहते हैं इंडिया के लिए। तो हमने उसके साथ साथ कि जो हमारा जितना भी वहां से एक्सपेंसिव हो रहा है बिकॉज लाइसेंस लेते हैं टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ में, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो उसको एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ सिंक्रोनाइज जब करते हैं ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस प्राइस का नहीं आता है। और जो थोड़ा बहुत आता भी है तो वो NHEV कहती है कि भाई आप आइए बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्रोडक्ट के साथ में और बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, जिससे कि हम ट्रबल फ्री अपने इंडिया को एक सर्विस दे सकें, जिससे कि जो आने वाला फ्यूचर है वो EV का ही है, सभी जानते हैं। और भी स्पेशल फीचर्स हैं जो कि केवल हमारे इस कॉम्पैक्ट सब स्टेशन में आते हैं। जैसे कि आपके कॉम्पैक्ट सब स्टेशन पैन इंडिया इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं हम लोग। पैन इंडिया में वेदर का कितना डिफरेंस है। अभी हम सी साइड पे जाते हैं तो बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है,
तो उसके लिए हमने अपने CSS में डिह्यूमिडिफायर सिस्टम लगाया हुआ है। डिह्यूमिडिफायर सिस्टम जो है उसमें बिल्कुल ह्यूमिड नहीं आने देगा इनसाइड में। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर इंस्टॉल्ड है तो वो कभी भी ह्यूमिडिटी के कारण उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये केवल और केवल हमारे CSS में ये इंप्लीमेंट है। दूसरा, इसके अंदर हमने DTMU लगाया है, जो कि इसका डेटा कहीं से भी आप इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। सपोज आप कर्नाटका में इंस्टॉल करिए और दिल्ली में उसका डेटा एनालाइज कर सकते हैं कि कितना उस पर पावर इस समय कंजम्पशन चल रहा है, कोई फॉल्ट तो नहीं है, सब कुछ आपको एक सेंट्रलाइज रूम तक वो डेटा दे देगा आपको। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमने इसमें इंप्लीमेंट किया है, और इसकी वजह से ये इंडिया में नंबर 1 कहलाता है हमारा कॉम्पैक्ट सब स्टेशन। प्रदीप जी, आपने हमसे बातचीत की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।